करें। हम लोग बजट पढ़ रहे थे और बजट पढ़ रहे थे तो बजट डेफिसिट भी पढ़ेंगे और कह रहे थे कि बजट का दो भाग होता है, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये हमने कर लिया था, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, ठीक है। अब इसका दो भाग था, एक कहे थे कि रिवेन्यू रिसीप्ट राजस्व प्राप्ति और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका भी कहे थे कि दो भाग है, एक कैपिटल रिसीप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह से राजस्व बजट में, रिवेन्यू बजट में या तो रिवेन्यू डेफिसिट होगा या तो रिवेन्यू सरप्लस। उसी तरह यहाँ पर या तो कैपिटल डेफिसिट होगा या तो कैपिटल सरप्लस, पूंजीगत घाटा नहीं तो पूंजीगत वह। लो ये वाला लगाया ही नहीं, तुम लोग सुन रहे हो कथा। तो बजट हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, बजट पढ़ रहे हैं तो बजट डेफिसिट भी पढ़ेंगे, बजट घाटा। बजट को दो भाग में बांट दिया, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व बजट, इसको पूंजीगत बजट। अब रिवेन्यू बजट में आय और व्यय का ब्यौरा होता है, तो यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति इनकम और ये एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। उसी तरह ये नाम है, बस जैसे तुम्हारा और मेरा नाम है वैसे ये क्या है, नाम है। नाम में ये बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये राम है, ये श्याम है, राम और श्याम का अंतर आरडी, रिवेन्यू बजट, सॉरी रिवेन्यू बजट, ठीक है। तो रिवेन्यू डेफिसिट, और अगर ज़्यादा सरप्लस हो जाएगा तो रिवेन्यू सरप्लस। तो बहुत ज़्यादा इसमें नाम में उलझना नहीं है, आय और व्यय का अंतर है। तो कैपिटल बजट है तो कैपिटल बजट में भी एक प्राप्ति है और एक एक्सपेंडिचर है, एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है, और उसका घाटा जो भी होगा वो डेफिसिट कहलाएगा, जो सरप्लस होगा वो सरप्लस कहलाएगा। अब इसको अगर नाम दे दो, अगर इसको कहो रिवेन्यू बजट, इसको कह दो पहला टर्म, इसको कह दो दूसरा टर्म, इसको कह दो तीसरा टर्म, इसको कह दो चौथा टर्म, इसको कह दो पांचवा टर्म। कैपिटल बजट को कह दो छठा टर्म, कैपिटल रिसिप्ट को कह दो सातवां टर्म, इसको कह दो आठवां टर्म, इसको कह दो 19वां और इसको कह दो 20वां, और इसको कह दो 21वां, 8वां, 9वां। तो यहाँ तो मैंने 10वां लिखा ही था। अरे तुम लोग ना बादाम खाओ बादाम। 9वां, 10वां और ये 11वां। और बजट तो यहाँ हो जाएगा बजट डेफिसिट 12वां, और ये हो जाएगा बजट सरप्लस 13वां। फिर यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट और यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट। इतना ये घाटे का कंसेप्ट है, घाटे का और सरप्लस का कंसेप्ट है, जिसको आपको समझना है। यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आता है। अब कैसे कैसे आता है, तो भाई अभी बजट को थोड़ा सा रहने देते हैं। अभी बजट के दो भाग पे आते हैं, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और एक भाग को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। पहला क्वेश्चन मैंने ये बतलाया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, मतलब लिखा रहेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आइटम इज पार्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। किसको आप रिवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति कहोगे, लिखवा दिया था छोटा छोटा आइटम। चलिए ठीक है, वो 1 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एक में वो आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पार्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ये पहचाने आएगा। चलिए अब दोनों को जब पहचान लिए तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात आ रही है और रेवेन्यू सरप्लस की बात आ रही है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट जब लेस देन होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, तो हमारा आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट।
और रेवेन्यू सरप्लस आ जाएगा जब हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ग्रेटर देन होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैंने ये कहा था कि दिस रेवेन्यू डेफिसिट इज फादर ऑफ ऑल डेफिसिट। यह रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? सभी घाटाओं का बाप। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने रेवेन्यू सरप्लस एक बार प्रस्तुत किया। रेवेन्यू सरप्लस मैंने अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक आर्टिकल भेज दिया है। रेवेन्यू सरप्लस प्रस्तुत किया, उसके बाद ताना देना शुरू करता है किसी और स्टेट गवर्नमेंट को कि लुक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड रेवेन्यू सरप्लस। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये रेवेन्यू सरप्लस आता है, इसका मतलब पता है, राजाओं ने अपने भोग विलासिता में कमी की है। इसका मतलब राजाओं ने एक्सेस एक्सपेंडिचर कार कुत्ते पे नहीं किया है। समझने के लिए मैं बोलता हूँ कार कुत्ते पे, बाकी पेंशन पे भी हो सकता है, डिफेंस पे भी हो सकता है या नहीं? हो सकता है कि दंगा हो गया हो दिल्ली राइट में, ज़्यादा लाठी खरीदने की ज़रूरत पड़ गई तो उस बार रेवेन्यू सरप्लस ना हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए, हो सकता है। लेकिन कार कुत्ते से समझने के लिए आसान हो जाता है कि इसका मतलब सरकार ने भोग विलासिता पर, लीजर लग्जरी पर ज़्यादा खर्च नहीं किया है। तो चलो बहुत बढ़िया। अगर कोई स्टेट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू सरप्लस शो करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। उस आर्टिकल को जब आप पढ़िएगा घर जाकर तो आप देखिएगा कि झारखंड, ये दिल्ली सरकार यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। ये पता है किसी और देश से कर्ज भी नहीं ले सकता। ये किसी और देश से कर्ज नहीं ले सकता। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर कोई और स्टेट गवर्नमेंट हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये किसी अन्य फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या दूसरे कंट्री से कर्ज भी। यूनियन टेरिटरी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेंट्रल लोन होता है। क्या होता है? सेंट्रल। केंद्र सरकार इसको उधार देती है। और दिल्ली सरकार के काम क्या क्या है देख लीजिए। एमसीडी किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ में। पुलिस किसके हाथ में है? सेंट्रल के। राजस्व प्राप्ति तुम्हारी हो ही रही है। दारू के तुम जगह जगह ठेके खुलवा रहे हो तो राजस्व प्राप्ति तो हो ही रही है। तुमको कहीं से लोन लेना नहीं है कि तुम्हारे सर पे प्रॉब्लम हो। लोन तो तुमको यूनियन टेरिटरी है, बहुत ज़्यादा तुमको मिलेगा ही नहीं। जो भी लोन देगा वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तुम्हारा एमसीडी मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम्हारा पुलिस मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर रेवेन्यू सरप्लस इसने मेंटेन कर दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट को तो हर बार रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन करना चाहिए, एक बार नहीं, हर बार। और अगर 500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू सरप्लस आप मेंटेन कर दिए और उछल रहे हैं तो जरा डाटा देख लीजिए। वहीं पर रेवेन्यू सरप्लस दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का 22,000 करोड़ उत्तर प्रदेश ने रेवेन्यू सरप्लस किया है। उत्तराखंड, उसका भी 5-6 हजार करोड़ का है। गुजरात, उसका भी 1,000 करोड़ का है। इसका मतलब अगर कोई रेवेन्यू सरप्लस स्टेट प्रेजेंट कर रहा है तो इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए गुड थिंग। इसका मतलब आपने लग्जरी चीज़ों पर खर्च नहीं किया, आपने अपने एक्सपेंडिचर को बचाया और इसका अब आप उपयोग किस चीज़ पे करोगे? तो प्रोडक्टिव चीज़ों पे करोगे, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात। लेकिन अब यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट किस चीज़ पे खर्च कर रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री में बांट रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव होगा? अगर आप रेवेन्यू कह रहे हो कि मेरे पास रेवेन्यू सरप्लस है, देखो मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूं लेकिन इकोनॉमिक्स में समझा रहा हूं। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास रेवेन्यू सरप्लस है तो तुम रेवेन्यू सरप्लस का अगर फ्रीबीज बांट दोगे तो फिर तुम्हारा तो आगे चलकर वो घाटा ही हो जाएगा, कुछ नहीं फायदा होगा उससे क्या फायदा होगा? लोगों को अगर फ्री में बांट दोगे तो लोग तो और फ्री चाहेंगे। आज तुम कुछ फ्री दोगे, कल और कुछ फ्री चाहेंगे, और यही नहीं, सिलसिला आगे भी बढ़ जाएगा। झारखंड में हेमंत सरकार भी कहता है कि हम भी फ्री देंगे। ये फ्री बोल तो दिया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से फ्री करेंगे, कहाँ से फ्री करेंगे ये पता नहीं। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन्ड स्टेट भी हैं, अल्टीमेटली आप तब सक्सेसफुल माने जाएंगे व्हेन यू स्पेंड दिस रेवेन्यू सरप्लस ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स, नॉट ऑन फ्रीबीज। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ?
रेवेन्यू सरप्लस अगर कोई स्टेट प्रेजेंट करता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे, इट्स ए गुड थिंग। और रेवेन्यू डेफिसिट अगर हो गया तो घाटाओं का बाप, मतलब वो तो स्टेट बैंकरप्ट है। वह तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट कर रहा है, इसका मतलब कार कुत्ते पे अगर खर्च कर रहा है तो उसको कहीं से उधार लेना पड़ेगा और उसको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आरडी आपको हो गया तो भगवान भी माफ आपको नहीं करने वाला। सर जब बजट हम पढ़ते हैं तो बजट में आय में दिखाता है कि 20,000 करोड़ हम उधार लेंगे और वो खर्च कर रहा है, तो फिर से तो रेवेन्यू डेफिसिट ही हो रहा है। अभी एक एक करके समझ में आएगा। ये सबसे लास्ट में समझ में आएगा जब हम आपको बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस का कंसेप्ट बताएंगे, और वो आज ही हम तेजी से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी सब्र का फल मीठा होता है ना, ऐसा ही है ना कहावत, सब्र का बांध मीठा होता है, क्या होता है, फल मीठा होता है। तो हाँ वही, सब्र का बांध मीठा होता है, टूट जाता है तो मीठा होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस समझ गए आप। रेवेन्यू डेफिसिट घाटाओं का बाप, कोई भी स्टेट अगर ये प्रेजेंट कर रहा है तो उस स्टेट के लिए ये ब्लंडर है, शर्म की बात है। वो स्टेट आगे चलकर विकास उसका नहीं होगा। अगर कोई स्टेट का रेवेन्यू सरप्लस है, बहुत बढ़िया, लेकिन वहां पर दो स्टेट है, एक फ्रीबीज पे खर्च कर रहा है और एक प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने, तो लॉन्ग टर्म में कौन स्टेट बढ़िया होगा, प्रोडक्टिव। इसलिए इफ यू आर प्रेजेंटिंग रेवेन्यू सरप्लस, then what matters most is how you are spending those surplus on productive things or on consumptive things। अगर आप उपभोग पे खर्च कर रहे हो तो वो रेवेन्यू सरप्लस भी आगे जाकर आपका बेकार हो जाने वाला, कोई मतलब नहीं। अब वहां पर तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। बोल तो रहा हूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी अगर उसको हो रहा है तो आज की डेट में दारू के ठेकों से हो रही। अब बिहार गवर्नमेंट ने इधर शराब बंद कर दिया तो राजस्व प्राप्ति उसका गिरा या नहीं गिरा। इसके बाद अगर उसको आरडी हो रहा है तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि इससे अच्छा तो हम होटल में, बड़े बड़े होटलों में पीने दो यार, एक आध दिन पी ही लेंगे हम लोग जैसे गरीब आदमी, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि बड़े बड़े होटलों में, या अगर बड़े बड़े 5 स्टार 4 स्टार होटल हैं तो वहां पर अलाउ करना चाहिए। हाँ, आप टैक्स को बढ़ाओ, आप वहां पर टैक्स कितना लो, अगर 100 रुपए का बोतल है तो उसको 5,000 में बेचो। हाँ बिल्कुल बेचो, बिके। देखो कभी कभी माहौल बन जाता है तो पे करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्यों राजू। अरे एक बोतल जैसे ही अंदर जाती है तो रात में बाइक लेके खोजने के लिए शुरू हो जाता है कि जहां मिलेगा वहीं पिएंगे बैठ के। ऐसा होता है, अनुभव कर रहे होंगे आप लोग, बहुत लोग। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया आपका, रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस कौन अच्छा है कौन खराब है। सरप्लस भी हो गया तो वो कब अच्छा आप बना सकते हैं यह भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिल्ली सरकार अगर अपने आप को सुपर शो कर रहा है और आप उस आर्टिकल को पढ़ लिए और लगे आप नारा लगाने, तो आप रैशनल सिटीजन नहीं। आपको वहां पर पूरी बात समझनी होगी कि रेवेन्यू सरप्लस है तो इसको प्रोडक्टिव चीज पे खर्च करो। रोड बनवा दो, पुल बनवा दो, क्या दिल्ली में विकास हो गया? और 10 बस खरीद दो, घाटा में कर दो। जो रेवेन्यू सरप्लस हुआ है उसे 10 एसी का बस और खरीद दो, हो गया घाटा। हमें सरप्लस में रहने की जरूरत नहीं। कोई भी विकासशील डेवलपिंग कंट्री को सरप्लस में होने की जरूरत नहीं। अगर वो सरप्लस प्रेजेंट कर रहा है, यह इंडिकेट करता है लैक ऑफ कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। क्या इंडिकेट करता है उस स्टेट का? लैक ऑफ कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। वह राज्य सरकार इंटरेस्टेड नहीं है डेवलपमेंट में, लैक ऑफ कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। वह राज्य सरकार जो है वह विकास के लिए चिंतित नहीं। भाई सरप्लस हो रहा है तो खर्च करके फिर घाटे में बन जाओ, और तुम्हारे पास एक आइटम है वहां लेने के लिए, लोन लेने के लिए, है या नहीं है? तुम जितना लोन लो वो तुम्हारे रिसिप्ट में जाएगा, प्राप्ति वो होगी ना। जितना रेवेन्यू रिसिप्ट में ग्रांट और कैपिटल रिसिप्ट में लोन, तुम जितना लोन लोगे वो तुम्हारे प्राप्ति का हिस्सा होगा। एक तरफ अनुदान है, ग्रांट है जो कि आरआर का पार्ट होगा, एक तरफ
लोन है जो तुम्हारे कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब लोन लेने में मनाही नहीं, तो आप लोन लो और आप घाटे में रहो, जैसे ही आपको सरप्लस होता है फिर कुछ खर्चा कर दो। इसका मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट प्रस्तुत करता है तो समझ लो कि वो निकम्मा सरकार है, वो आपको खुश करने के लिए प्रेजेंट कर रहा है। भाई अगर यूपी भी अगर प्रेजेंट किया रेवेन्यू सरप्लस 22,000 करोड़, तो करोड़ क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? ऑक्सीजन का सिलेंडर कमी है, बच्चा मर रहा है यार, 100 ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद दो, घाटे में रहो, क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास विकास कर लिया तुमने? इसका मतलब अगर जो इस तरह का लोक लुभावन बजट होगा तो उसमें सरप्लस होगा। यूनियन गवर्नमेंट कभी भी सरप्लस बजट प्रेजेंट नहीं किया है, कभी भी नहीं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट किया है। स्टेट गवर्नमेंट कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है कर दे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। स्टेट को जैसे दिल्ली गवर्नमेंट 2 बार से लगातार कर रहा है, उत्तराखंड कर दिया, यूपी, अब दिल्ली गवर्नमेंट कर दिया तो उत्तराखंड गुजरात पर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसने भी कर दिया, लो मेरे पास भी 1,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस। उधर यूपी जोगी बाबा तो पता नहीं क्या किए, सब बचा ही लिए, 22,000 करोड़ कर दिए। इसका मतलब अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो उसको खर्च होना चाहिए, लोक लुभावन बजट है। योर यूनियन गवर्नमेंट इज नेवर ए सरप्लस बजट इन एनी टाइम, कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी पीछे वो सरप्लस बजट प्रेजेंट नहीं है। कैरेक्टर ही नहीं है, विकासशील देश या विकासशील स्टेट प्रेजेंट ही नहीं कर सकता है सरप्लस बजट, अगर वह रियल में डेवलपमेंट अपना आगे देश का बढ़ाना चाहता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं कैपिटल बजट में। तो कैपिटल बजट में है आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ कैपिटल डेफिसिट होगा जब कैपिटल रिसिप्ट होगा लेस देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कैपिटल सरप्लस होगा जब कैपिटल रिसिप्ट ग्रेटर देन होगा। अब हिंदी मीडियम बहुत लोग इस CRCE दे के कन्फ्यूज हो रहे हैं। एक बार आप एक जगह समझ लीजिए, लास्ट में एक पन्ना बनेगा, यही सब सारा लिखा हुआ, और इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सारा डेफिसिट एक पन्ने पर बेंच पे जाके लिख दोगे तुरंत, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है डेफिसिट से। अब यहाँ कैपिटल रिसिप्ट्स का आइटम क्या क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आइटम कौन कौन सा है। तो इसमें एक एक करके इसको पहले समझ लीजिए कि आइटम कौन कौन सा है, ताकि आप लोग, उधर रेवेन्यू डेफिसिट ERD तक क्लियर हो गया था ना आपका। ERD एक एक्सटेंडेड टर्म बताया था मैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वहां तक क्लियर हो गया था। अब आगे बढ़िए, इसमें पहला जो आइटम है वह है लोन रिकवरी। पहला है आइटम लोन रिकवरी। लोन रिकवरी, जहां से भी सरकार ने अगर कोई लोन दिया था और वो लोन वापस वो अपने पास इकट्ठा कर लेता है। अगर आपको, आपके राज्य सरकार को किसी ने उधार दिया था और केंद्र सरकार फिर क्या करता है, वो लोन उससे रिकवर कर लेता है। अगर आपका केंद्र सरकार नेपाल को लोन दिया था वो फिर से रिकवर कर लेता है, तो किसका भाग होगा? कैपिटल रिसिप्ट का। अच्छा, इस पे जो ब्याज मिलेगा वो किसका भाग होगा? अगर केंद्र सरकार नेपाल को लोन देता है और उस पर जो ब्याज मिलता है वो किसका भाग होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का भाग होगा। पिछले क्लास में बताया था ना, ब्याज अगर मिलता है तो ब्याज क्या हो गया? राजा के पास वेल्थ पड़ा था, उसने किसी को उधार दे दिया, तो अपने वेल्थ से वो ब्याज कमा लिया, तो राजाओं का इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। तो जो लोन दिया था, लोन रिकवरी हो गया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। लेकिन इस पे जो ब्याज कमाया वो किसका पार्ट है? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। तो दूसरा आइटम है यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज, बोरोइंग। एक तो अपना लोन रिकवरी कर लिया और दूसरा आइटम क्या है? बोरोइंग। तो बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल, नोट्स में सब लिखा रहेगा, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको। बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में होता है
कि अगर केंद्र सरकार आरबीआई से भी उधार ले लेती है, जैसे अभी मोदी ने सरप्लस मनी यूज कर लिया आरबीआई का, है ना, आपके राज्य सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उधार ले लेती है। उसी तरह एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से उधार ले सकती है। एक्सटर्नल बोरोइंग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड एनी कंट्री, वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक या एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर कंट्री, यूके, जापान, किसी से भी अगर आप उधार लेते हैं, अगर आपने उधार लिया है तो वो किसका भाग होगा? कैपिटल रिसिप्ट का। ये देखो, ये हाथ में एक ऐसा, ये एक कभी कभी देखते हो कोई, क्या कहते हैं उसको, नहीं, एक कामधेनु कहते हैं ना, कामधेनु, मतलब कि अगर दूध का बर्तन है और दूध उससे डाले जा रहे हैं तो दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। कोई इस तरह का कहानी था ना कि द्रौपदी के पास बर्तन में सिर्फ 5 अनाज था, तो खिलाने लगी कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, तो वो बर्तन कभी कम हो ही नहीं रहा था अनाज। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है तुम? कुछ इस तरह का पात्र मिल जाए कि वो जितना अनाज खिलाओ उतना ही अनाज उसमें बढ़ता जाए। यह तुम्हारे पास एक ऐसा हथियार है बोरोइंग कि तुम्हें पूंजी की कमी होने नहीं देगा। ये तुम्हारे प्राप्ति का भाग है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये हर किसी के बात नहीं। पाकिस्तान को कोई उधार देगा? चाइना भी नहीं देगा, चाइना भी नहीं देगा। अगर चाइना तब देगा जब तक कि वह श्रीलंका की स्थिति में पाकिस्तान को ना पहुंचा दे, तब तक देगा। लेकिन उसके बाद देगा तो उसका तो नुकसान ही है। कौन देगा? चाइना भी किसका देता है? कैपिटलिस्ट का ही देता है ना। तुम्हारे बैंकों में किसके पैसे पड़े हुए हैं? तो फिर तो वहां प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। चाइना तब तक पाकिस्तान को देगा जब तक वह पाकिस्तान को श्रीलंका, अभी श्रीलंकन क्राइसिस हुआ ना, उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, कि श्रीलंका ना बना दे। इसका मतलब कि आप अगर ध्यान से सुनना, मैं आपके सवाल को सुन लिया हूं, जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब कि बोरोइंग एक हाथ में हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप अनइंटरप्टेड ले सकते हैं, आपको वो पूंजी की कमी होने नहीं देगा। अब पूंजी की कमी नहीं होने देगा, इसका मतलब आप उधार लीजिए और ऐश कीजिए तो आप लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे। इसका मतलब आप उधार तभी दे पाएंगे जब आपका क्रेडिट वर्दीनेस इंडिया के जैसा हो, आपका क्रेडिट वर्दीनेस और अच्छे देशों के जैसा हो, जो उधार लेता है और प्रोडक्टिव एसेट्स पे खर्च करता है। उस अगर इंडिया का आज डेप्ट बर्डन 87% ऑफ भी जीडीपी हो गया है, फिर भी यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। जस्ट लुक द मैजिक। आप ये सोचिए कि अगर इंडिया में इतना हमने उधार ले लिया है, 87% ऑफ टोटल जीडीपी, मोदी को गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेप्ट पाथ कितना है? ओनली 60% ऑफ जीडीपी, और उधार ले लिए 87% ऑफ जीडीपी। फिर भी लोग यहाँ इन्वेस्टर आ रहा, क्यों? क्योंकि जान रहा है कि ये जो बिना बाल वाला है ये कल को बाल लगाएगा, उसमें पैसा है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा। ये इतना पॉपुलेशन है, कल शादी करेगा, डिमांड करेगा, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये मैजिक है आपके पास, अगर आपके पास ये अजूबा है तो आपको कभी पूंजी की कमी नहीं होगी। तो जिसको पूंजी की कमी नहीं होगी उसको कैपिटल डेफिसिट हो सकता है। आपको उधार देने के लिए बैठा है तो आपका सीआर हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, बिकॉज यू हैव बोरोइंग इन योर हैंड। इसका मतलब कि जिसको भी अगर कैपिटल डेफिसिट है, जिस देश को भी कैपिटल डेफिसिट है, यह कैपिटल डेफिसिट वाकई में कोई मुसीबत नहीं है, यह कैपिटल डेफिसिट वाकई में है कैपिटल क्राइसिस। क्या है ये? कैपिटल क्राइसिस, पूंजी संकट। तुम्हारा दिवालिया निकल चुका है, तुमको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। रियल टर्म्स में कैपिटल डेफिसिट का कोई मतलब नहीं। अगर किसी देश को कैपिटल डेफिसिट है, इसका मतलब उसको कोई उधार देने वाला नहीं। समझ रहे हैं? इसका मतलब कैपिटल डेफिसिट व्हाट इंडिकेट्स? व्हाट कैपिटल डेफिसिट इंडिकेट्स? कैपिटल क्रंच। कैपिटल डेफिसिट इंडिकेट्स
कैपिटल क्रंच। ये वास्तविक में कोई घाटा नहीं है, इस तरह का टर्म कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर कोई फिर भी कह रहा है कि हमको कैपिटल डेफिसिट है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि हमको कोई देने वाला, समझ गए? तो क्या कैपिटल सरप्लस हो सकता है? कैपिटल सरप्लस अब अरे तो सोचो तो तुम उधार लेके जेब में ठूसे जा रहे हो पैसा। अरे बुड़बक, इतना बड़ा बुड़बक कौन होगा भाई? अरे पैसा तुम्हें कोई उधार दे रहा है, पैसा इधर उधर ठूसे हुए, जाओ बाजार में इन्वेस्ट करो। अगर तुम उधार लेके और दिखा रहे हो कैपिटल सरप्लस, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है? इसके बाद इसका मतलब कि कोई कंट्री अगर कैपिटल सरप्लस दिखा रहा है तो उससे नालायक देश, वो उधार ले लेकर सरप्लस दिखा रहा है। माय गुडनेस, बताइए, उधार ले लेकर क्या दिखा रहा है? कैपिटल। अब आपको चार टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मेंस के बजट के जो अभी क्वेश्चन आया था, तुम अनाप शनाप लोग लिखते हैं, अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर हो तो बड़ी आसानी से आप बजट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट मैटर्स मोस्ट यू नीड टू राइट इन योर आंसर, कि उस बजट, अगर कहा कि बजटिंग की प्रक्रिया क्या है, बजट में क्या क्या चीज ध्यान देने वाली बात, यही सब तो लिखना था। तो उसमें लिखता है परफॉर्मेंस बजट, बजटिंग, जेंडर बजटिंग, 2-3 डिफिनीशन लिखा, उसके बाद लिखा है आय व्यय से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, घाटा हो गया, यही सब कंसेप्ट लिखना था। अभी तो आगे है और कंसेप्ट आ गए। तो अभी तक आपको 4 कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट, फादर ऑफ ऑल डेफिसिट, तो आपको यही मेंस में लिखना था कि रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। इंडिया में अगर 1.9 है, 1.2 है, उसको 0% करने का टारगेट रखा गया था, यह लिखना था। फिर यह लिखना था कि 2011-12 में हमने ERD लाया, मनमोहन सिंह का मैजिक, कि भाई जो एसेट हम, जो पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसमें वो नल जल योजना चला लिया, उसने इरिगेशन डेवलपमेंट कोई स्कीम बना दिया, बांध कोई बना दिया, इसका मतलब एसेट क्रिएशन। तो ग्रांट यूज्ड फॉर क्रिएशन फॉर एसेट्स, तो जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया उसका स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर लिया। तो उतनी मात्रा से, जितनी मात्रा में प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हुआ है, उतनी मात्रा से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब आपके लिए जो वर्तमान घाटा मेन मायने रखता है वो क्या है? ERD। सो वी नीड टू कंसर्न फॉर ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट आपका ज्यादा भी है, अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा भी है, तो यह देखना अब लाजमी होगा कि क्या इसका ERD तो ज्यादा नहीं है। अगर RD ज्यादा है तो RD ज्यादा क्यों होगा? हो सकता है कि केंद्र सरकार बहुत सारे ग्रांट दे रहा हो अपने स्टेट गवर्नमेंट, और दे भी क्यों नहीं भाई, फादर है वो। बीइंग ए फादर फिगर, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू स्टेट गवर्नमेंट्स। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट भी लायक बेटा है, तो वो अपने पैसों को अच्छे से खर्च करेगा या नहीं करेगा? तो जब प्रोडक्टिव में खर्च कर रहा है, तो व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर ए नेशन इज ERD नॉट RD। यह आपको एक्सप्लेन करना था या लिखना था। हमें ERD के लिए कंसर्न होना चाहिए, ना कि RD के पीछे भागना चाहिए। तो यस, फादर ऑफ ऑल डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट, आई एग्री। लेकिन इंडिया में जो GOCA दिया जा रहा है, वह बहुत ही प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। उसका आंकड़ा है आपके पास, आंकड़ा जो होगा उसको हम घटाएंगे या नहीं घटाएंगे? मान लो बिहार सरकार ने कहा कि इतना नल जल योजना के लिए खर्च किया, इतना हम प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च किए, तो डाटा है ना हमारे पास, तो घटा देंगे हम उसको। इसका मतलब हमारे लिए RD भी अब ज्यादा सरदर्द नहीं। कह दिया गया था कि उसको 0% करना है, अगर वह 1.9 भी है, 2.1% भी है, तो अब यह देखना होगा कि हमारा ERD। तो बजट कंसेप्ट बदला, फादर ऑफ ऑल डेफिसिट RD था, लेकिन अब हमारे लिए मैटर क्या कर रहा है? मनमोहन सिंह के टाइम से 2011-12 से ERD। अब हमारे लिए कंसर्न क्या हो गया? ERD। फिर इधर कंसेप्ट है आपका कैपिटल डेफिसिट और कैपिटल सरप्लस। तो कैपिटल डेफिसिट वाकई में कोई डेफिसिट नहीं। इफ स्टिल यू हैव कैपिटल डेफिसिट, इसका मतलब यू हैव कैपिटल क्रंच सिचुएशन।
अगर आपको बजट पूंजीगत घाटा हो गया है, इसका मतलब आपको पूंजी की कमी है, और कोई पूंजी सरप्लस दिखा रहा है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं। कैपिटल सरप्लस इसका मतलब आप उधार ले रहे हैं और उसको, कोई ऐसा बिजनेसमैन मिलेगा जो उधार लेके खर्च ही नहीं करेगा, उसको तो ब्याज देना होगा ना भाई। तो इस तरह का तो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसमें तीसरा कंसेप्ट है अदर रिसिप्ट्स बाय गवर्नमेंट, जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। अदर रिसिप्ट्स बाय गवर्नमेंट, अदर रिसिप्ट्स बाय गवर्नमेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट की अन्य प्राप्तियां। तो मोदी कह रहा है ना मैं सब कुछ बेच दूंगा, वही है गवर्नमेंट की अन्य प्राप्तियां। डिसइन्वेस्टमेंट, क्या है ये? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश 5% बेच दिया, 5,000 करोड़ रुपया आ गया, एक्स्ट्रा मनी आया या नहीं आया? तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन, ये प्राप्ति हुआ या नहीं प्राप्ति हुआ? अगर कहीं गवर्नमेंट का 50% स्टेक था, गवर्नमेंट 5% बेच रहा है, तो बिना कोई नुकसान के उसको 5,000 करोड़ आ गया, तो यह उसका पूंजीगत प्राप्ति हो गया। अरे भाई अपना तुम्हारे घर में एक वाटर बॉटल है, तुम इसको बेच दी 10 रुपए में, तो तुमको प्राप्ति हो गया ना, तुमने अपने घर का सामान बेच दिया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने अपने घर का सामान क्या किया? बेच दिया। बेच दिया तो प्राप्ति हुई, तो यह पूंजी बेचा है, असेट्स बेचा है, तो यह किसका हिस्सा होगा? पूंजीगत प्राप्ति। इसलिए अगर कहीं भी आपके ऑप्शन में एमसीक्यू में रहेगी मनी रिसीव्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, तो यह किसका भाग होगा? यही मेन आइटम होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यह तो बहुत ही आसान है। जहां भी सरकार खर्च कर रही है, बड़े पूंजीगत खर्च कर रही है। और इसको समझने के लिए एक और चीज ध्यान में रखना होता है कि अगर केंद्र सरकार खर्च कर रही है, तो तुम ये देखो कि इस खर्चे से जिस पे भी खर्चा किया जा रहा है, क्या उसको उससे पूंजी की प्राप्ति हो रही है? अगर पूंजी की प्राप्ति उसको हो रही है तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर का भाग होगा। सपोज करो कि सरकार ने, अभी समझ में आ जाएगा, 1 रैंक 1 पेंशन दिया था सरकार ने, दिया था ना? और सरकार ऐसे भी पेंशन देती है या नहीं देती है? सरकार राफेल डील भी करती है, और सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदती है ना? अब देखो अंतर, 1 रैंक 1 पेंशन जैसे ही पास हुआ, लोगों को मिला, तो एक साथ मिलता है 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया तुम्हारे लिए मायने रखेगा या नहीं? वो 10 लाख रुपया तुम्हारे लिए पूंजी हुआ या नहीं हुआ? और अगर तुमको मिल रहा है पेंशन, बुढ़ापे में मिला 10,000 रुपया पेंशन, तो 10,000 रुपया में खर्चा पानी भी तो करोगे, चश्मा बनवाओगे, व्हीलचेयर खरीदोगे, किडनी खराब हो जाएगा उसका इलाज कराओगे, तो निकल गया तुम्हारा पेंशन का पैसा। तो ये तुम्हारे लिए पूंजी हुआ? ये तुम्हारे लिए पूंजी हुआ? तो यह देखना है कि केंद्र सरकार अगर जहां खर्च कर रही है वो उसके लिए अगर पूंजी हो जाएगा, तो इसको हम पूंजीगत व्यय बोलेंगे, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसका मतलब अगर आपको ऑप्शन में है 1 रैंक 1 पेंशन, तो वो किसका भाग होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत बड़ा पूंजी सरकार ने इसके लिए पेमेंट किया होगा ना। कितने आर्म पर्सनल को 1 रैंक 1 पेंशन दिया होगा, और जिसको भी 10 लाख खाते में गया होगा वह अपना कुछ भी खरीदा होगा, भैंस खरीदा होगा, बेटी का शादी किया होगा, जो भी है बड़ा काम किया होगा। उसी तरह राफेल डील कर रहा है, सरकार खर्च कर रहा है, बड़ा राफेल डील हो रहा है, बड़े, इसका मतलब उस संस्थान के लिए ये बहुत बड़ा खर्च है, उसको एक पूंजी मिली होगी और उसके बदले में सरकार को हमें एक डील, उसने एक विमान दिया या 10 विमान का पैकेज दिया। उसी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट, छोटा मोटा जैकेट, कितना खर्च होगा सरकार का? 2,000, 5,000, 8,000 करोड़, बहुत ज़्यादा रकम केंद्र सरकार के लिए नहीं। इसका मतलब अगर छोटा मोटा खर्चा है, किसी प्रोडक्शन यूनिट को दिया जा रहा है पेमेंट और उसके बदले में बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा पूंजीगत खर्चा नहीं। लेकिन अगर दिख रहा है आपको कि इस तरह का खर्चा जिससे किसी को पूंजी मिल रहा है, तो वो हमारा पूंजीगत व्यय हुआ।
तो इस तरह से हम लोग आइटम पहचान लेंगे। तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आइटम पहचानने में। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखना कि हमेशा नया नया बनकर आता है जो न्यूज़पेपर में चल रहा है। तो आई विल अपडेट यू टिल ईयर, बहुत सारा दे दूंगा आपको, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप कंसेप्ट समझते हो तो। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझते हो, रटते हो, तो आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्लियर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जहां सरकार बड़े बड़े पूंजीगत व्यय करती है, जहां भी वो खर्चा करे, जिस पार्टी के लिए खर्चा करे, वो उसके लिए अगर बड़ी पूंजी है तो यह सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? इसमें भी कुछ कुछ आइटम्स, जैसे सरकार अगर सपोज करिए कि बुलेट ट्रेन बना रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सरकार अगर नई रेलवे लाइन बिछा रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जितने भी प्लांट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के भाग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्लान किया तो जरूर कोई बड़ा प्लान किया होगा। तो इस तरह से कुछ आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपका ये टर्म अब क्लियर हो चुका है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप यह भी समझ गए कि कैपिटल डेफिसिट कोई ओरिजिनल टर्म नहीं है, यह पूंजी क्राइसिस को दिखाता है। कैपिटल सरप्लस अगर है तो वह बहुत बड़ा बुद्धू है। रिवेन्यू सरप्लस अगर है तो वह उसका निकम्मापन दिखाता है वह, और इसका एक्सपेंस पे डिपेंड करेगा कि यह फ्रीबीज पे खर्च कर रहा है या प्रोडक्टिव चीज पे खर्च कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए कि क्यों आखिर हमें राजस्व बजट, और अब आ रहे हैं राजू के क्वेश्चन पे, अब हमें क्यों जरूरत पड़ा राजस्व बजट और पूंजीगत बजट बनाने का। बजट तो था ही, और बजट का मतलब, बजट डेफिसिट का मतलब, यहां देखिए बतलाता हूं आपको। बजट डेफिसिट, यहां पर सारे रिसिप्ट को जोड़ दो, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस यहां एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही होगा ना बजट डेफिसिट। इसका मतलब ये क्या है आपका टोटल रेवेन्यू, और ये क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। अभी कुछ कहाँ बोलिए हो बाबू, यहाँ बोलबो कि यहाँ 100 रुपया हो गलो, यहाँ 80 हो गलो, तब न यहाँ पर बजट 20 रुपया बजट, तभी कहबे कि बजट ना होले सर ये सरप्लस हो गई। अभी हाँ, तो बजट अब सर्कमस्टेंसेस अगर ज़्यादा होगा तो डेफिसिट, अगर रिवेन्यू आपका ज़्यादा हो गया तो आपका सरप्लस होगा, नहीं होगा तो डेफिसिट होगा। अभी तो बस हमने ये लिखा है। कोटा में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। नहीं, सीख रहे हैं, तुम्हारे लिए सीख रहे हैं। एक शादी करवा दो मेरा झारखंडी लड़की से, वो छोड़ो हम मैनेज करेंगे, मेरा सरदर्दी है, तुम लड़की तो खोजो। तो एक करवा दो, इसको भेज देंगे दिल्ली, इधर खोटा में सुबह शाम बात करेंगे, सीख जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं महाराज, ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब इतना आप सताए हुए हैं। तो टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट सर्कमस्टेंसेस है, डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा कौन। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर, चलो इसको लिख देता हूं अच्छे से इसको समझाने के लिए, अगर यहाँ पर टोटल रेवेन्यू लेस देन होगा टोटल एक्सपेंडिचर के, तो ये हो जाएगा बजट डेफिसिट, और बजट सरप्लस हो जाएगा टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसको बजट डेफिसिट नहीं कहते हैं, राजू की बात मान के इसको हम लोग सिर्फ बजट बोलते हैं। ठीक है, कि बजट जो होगा आपका इन दोनों का अंतर होगा, आय और व्यय का अंतर होगा, वो बजट डेफिसिट हो सकता है और बजट सरप्लस। देखो पहले ना सिर्फ यही बजट पेश किया जाता था अपने देश में, या किसी भी देश में सिर्फ यही बजट, वहाँ कोई रिवेन्यू और कैपिटल बजट का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ यही बजट। मतलब कंसेप्ट तो था लेकिन आम नागरिकों के सामने उसको खोला नहीं जाता। अब यहाँ पर कह दिया तुम्हें कि बजट सरप्लस हो गया,
तो मैं सपोज करो केंद्र सरकार ने कह दिया कि बजट सरप्लस, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये बजट सरप्लस मेरा किसकी वजह से हो रहा है। बताइए, जापान से उधार ले लिया और तुमको सरप्लस दिखा दिया, अरे बाबा। ये होता था इंडिया में। ये सब 1991 के पहले की कहानी बता रहा हूं, जो तुम अब समझाऊंगा कि राजकोषीय घाटा 1991 में तुम लोग सुने ना, बड़ी बड़ी बातें। फिस्कल डेफिसिट वाज ह्यूज, कोई नहीं जानता था उस समय, आम लोगों को बताया भी नहीं जाता था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। कहा गया कि इंटरेस्ट लायबिलिटी वाज 36.1%, किसी को नहीं पता था कि ब्याज देनदारी क्या होती है। राजकोषीय घाटा किसी को नहीं बताया जाता था, लेकिन जब हो गया तब उसको बजट में शामिल, तब लोगों को बताया जाने लगा कि देखो एक राजकोषीय घाटा भी एक चीज होता है। वो क्या होता है कि जब आप इस तरह से बजट सरप्लस प्रस्तुत करने लगिएगा, मतलब कैपिटल रिसिप्ट उधार ले लिया और दिखा रहे हैं कि बजट सरप्लस। यहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यह भी क्लियर नहीं, यह भी क्लियर नहीं। मान लीजिए कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से यहां घाटा हो रहा था, आपको करेक्ट करने का क्या जरूरत था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट लिए, अब बजट सरप्लस दिखा लिए, जनता भी खुश, और आपको पता ही नहीं है कि आपके देश में कितना घाटा हो रहा है। अब इसलिए इस वजह से बजट को दो भाग में बांटा गया, और एक नया टर्म, बजट को दो भाग में बांटने से फायदा क्या हो गया कि नाउ यू आर अवेयर कि राजस्व वह सरकार ज्यादा तो नहीं कर रही। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योर गवर्नमेंट, आप अपनी सरकार से पूछ सकते हो कि भाई इतना खर्चा क्यों कर रहे हो लग्जरी चीजों पर, क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। आज BMW खरीदा हेमंत सोरेन, तो उस पर सवाल उठाए गए या नहीं उठाए गए। फिर अगर आपका कैपिटल डेफिसिट है, इसका मतलब है कि आपके पूंजी की कमी है, कोई आपको पूंजी देने वाला नहीं है, तो यह भी आपके लिए कंसर्न है। इसलिए दोनों को सेपरेट किया गया। लेकिन एक और टर्म यहां पर फिस्कल डेफिसिट का निकाला गया, और क्लैरिटी के लिए रिवेन्यू और कैपिटल बजट को निकालने के बाद एक टर्म और किया गया, और वो क्या निकाला गया, फिस्कल डेफिसिट। इसको हिंदी में समझ लो, फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो लिया गया उधार, लिया गया उधार, टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग, टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग। इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको यहां से लिख सकते हैं कि RR प्लस CR माइनस RE प्लस CE एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब देखिए ये टर्म हो गया फिस्कल डेफिसिट का, और यह क्या बतला दिया कि देखो यह था क्या, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, जहां की आपको सरकार नहीं बता रही है कि हमने क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। हिंदी मीडियम वाले अब टर्म से क्लियर हो गए ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं। राजस्व व्यय, सरकार आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने क्या राजस्व व्यय किया, सरकार आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने कहां से उधार लिया, आपको बस बजट सरप्लस दिखा दिया। आप भी खुश, सरकार भी खुश। सरकार लिया गया उधार को ना आप लोगों से छुपा रही थी 1991 तक, और धीरे धीरे बढ़ के निकला ये फिस्कल डेफिसिट। तो कहां से आया, अब इसको समझिए कि जो प्राप्ति था आपका टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट, सॉरी इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं हम लोग, RE प्लस CE माइनस RR प्लस CR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये रिसिप्ट में हमें दिखाना है कि बोरोइंग शामिल नहीं है, क्यों किया उल्टा, देखो ये है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, और ये क्या है आपका टोटल रिवेन्यू। सुनील क्या हो गया, चला लो पंखा उंखा चला लो यार,
टोटल एक्सपेंडिचर और ये क्या है, टोटल रेवेन्यू। अब हमें यह दिखाना है, सरकार को यह बताना है, टोटल रेवेन्यू में तो कैपिटल रिसिप्ट भी है, जहां वो छुपा रहा था कि कितना उसने उधार लिया। अब कह रहा है कि तुम्हारे पास यहां कैपिटल रिसिप्ट में देखो 3 आइटम था, यहां पर कैपिटल रिसिप्ट में कहां लिखा था, लोन रिकवरी, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये वाला आइटम सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उधार ले रही है तो सरकार के ऊपर इंटरेस्ट देना है, लायबिलिटी हो रहा है, सरकार को लॉन्ग टर्म में ब्याज देना होगा। तो वहां कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसका मतलब कि तुमने इस कंपोनेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। किसका यूज किया है, अपना लोन रिकवरी का और डिसइन्वेस्टमेंट का। समझना ध्यान से, यहां इस कैपिटल रिसिप्ट में तुम्हारे पास 3 आइटम है, लोन रिकवरी, एक आइटम है डिसइन्वेस्टमेंट और एक आइटम है बोरोइंग। सरकार पहले बोरोइंग का उपयोग करके इस टोटल रेवेन्यू को कम होने नहीं देती थी। अब कहती है कि जितना ताकत लगाना है तुम, सरकार तुमको लगा लो, लेकिन तुमको इसमें बोरोइंग शामिल अभी नहीं करना है। मुझे वो घाटा दिखाओ जब तुम बिना बोरोइंग लिए जो तुमको हो रहा है। इसका मतलब इस 2 कंपोनेंट का सरकार यूज करेगी, लेकिन तीसरे कंपोनेंट का यहां यूज। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बोरोइंग। लिया गया उधार ही क्या है आपका राजकोषीय। तो बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस जब सरकार निकालता था, बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस, तो आपको इस फॉर्मूले में कभी भी वह खोल के नहीं दिखाता था कि उसने उधार कितना लिया। लेकिन जब बजट फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला इस तरह का बना दिया गया, अब आप इसमें देखिए आइटम डाल सकते हैं। अगर सपोज करिए ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज कीजिए 100 रुपया है, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट आपका यहाँ पर 40 रुपया है, कैपिटल रिसिप्ट आपका इसमें लोन रिकवरी आपका 60 है, नहीं इसको रखने दीजिए 30, इसको रखने दीजिए 20 और इसको रखने दीजिए 20। तो क्या हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 30 + 20 + 20। अब अगर देखो ये दोनों को करो, यहाँ 100 आ गया और यहाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। अब यहां पर इसका मतलब कि यहां जो बोरोइंग है, ये 20 रुपया जो हमने बोरोइंग लिया था, इसको इस तरह से आप दिखा दो कि यहां बोरोइंग को 10 रख दो और यहां डिसइन्वेस्टमेंट को 30 कर दो। अब यहां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अब आपको यहां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बोरोइंग। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट ऐसा है, लोन रिकवरी डिसइन्वेस्टमेंट, तो आप इसी से अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं हुआ तब आपको उधार लेने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब एक फिजिकल डेफिसिट का टर्म निकल कर आया जब हम लोग बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस निकाल कर जनता को गुमराह कर रहे थे कि कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही फिजिकल डेफिसिट निकाला तो लिया गया उधार जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है आपके अपने रिसिप्ट से, जो आपको पूरा हो जाना चाहिए। तो लिया गया उधार हर बार अगर 10 है, कल को यही 20 हो जाए, कल को यही 50 हो जाए, यही 60 हो जाए, ये प्रॉब्लम करेगा या नहीं, क्योंकि हर उधार पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसलिए एक नया टर्म आपके फिनेंशियल पैरेलेंस में आया, फिस्कल डेफिसिट, जो कि चल तो रहा था पहले से, लेकिन ये ओपन हुआ 1991 के बाद। उस समय आप लोगों को पता चला अच्छा फिस्कल डेफिसिट भी कोई चीज होता है। फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं कितना हो गया, ह्यूज, इंटरेस्ट लायबिलिटी वाज 36.1%। तो इतना इतना आप उधार ले लिए थे कि आपको इतना ब्याज देना पड़ रहा था, तो ये सस्टेनेबल है?
तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर बजट सरप्लस मेंटेन करते उधार ले लेकर, तो आपका ये सरप्लस उचित था? ये आपका जैसे ही आपका पोजीशन गड़बड़ हुआ, आप धड़ाम से 1991 के बाद गिर गए। तब जाके टर्म आया फिस्कल डेफिसिट, कि आपको पता होना चाहिए कि आप उधार कितना ले सकते हो। आप अगर उधार ले रहे हो तो उसको खर्च कहाँ कर रहे हो, यह हिसाब भी आपके पास होना चाहिए। तो एक एक टर्म को खोला गया। अब फिस्कल डेफिसिट आप लोगों का क्लियर हो गया। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ बोरोइंग। अब भैया बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट खराब है कि अच्छा? अभी भी कह रहे हैं उधार लिए हैं तो इसका खराब इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्टिव और अगर आप उधार ले रहे हो प्रोडक्शन एक्टिविटी पे खर्च कर रहे हो, ब्याज भी देना है तो आप चुका दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उधार लेकर जो हम लोग कर रहे थे गरीबी हटाओ और रोजगार बनाओ के चक्कर में खूब सारी फ्रीबीज चला रहे थे, 5th ईयर प्लान से ही शुरू हो गया था, 5th ईयर प्लान, 6th ईयर प्लान, 7th ईयर प्लान में सब फ्रीबीज बट रहा था और देश में सब लोग खुश थे, लेकिन उनका बोरोइंग बढ़ रहा था, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, ब्याज देनदारी सरकार की बढ़ रही, जिसकी वजह से ये फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए बहुत, वो कहते हैं ना एक राक्षसनी, क्या नाम था जी, सुरसा, बहुत बड़ा जिसका मुंह था, नहीं सूर्पनखा का तो नाक बड़ा था, तुम यार मिक्स कर दे, सुरसा की तरह मुंह खोल के ये खड़ा था, हनुमान जी जिसमें घुस गए थे, बिल्कुल। देखो वसीम अकरम बता रहा है, तुम लानत है तुम लोगों की। फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ते जा रहा था और हमें पता नहीं चल पा रहा था। अब एक कहते हैं पीडी, प्राइमरी डेफिसिट, तो उसको कहते लिखते हैं ऐसे, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस बोरोइंग, ऑन प्रीवियस बोरोइंग। ये क्या है भाई? प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा बोलते हैं। कहते हैं कि अगर आप 100 रुपया उधार लिए थे, उधार ले रहे हैं इस वर्ष, सपोज कीजिए 2022 में आपने कितना उधार लिया, फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका, 100 रुपये। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर बोरोइंग की जरूरत पड़ी उस समीकरण में 100 रुपए की, लेकिन आपने पहले से जो उधार ले रखा है उस पर आपको ब्याज भी कुछ चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल आप कुछ ना कुछ उधार लेते हैं, तो प्रीवियस इंटरेस्ट तो होगा जो लिया गया उधार है। तो सपोज कीजिए जैसे उस समय की बात करें 36.1% था इंटरेस्ट लायबिलिटी हमारा 1991, इसका मतलब उधार लिए 100 और ब्याज चुका दिए 36। इसका मतलब आपको उधार लेने की जरूरत कितनी थी? 100 में 36 किया जी, बताओ मैथमेटिशियन की बेटी, इतना देर से बताएगी। 64। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट, घाटा, बोरोइंग लेने का जरूरत कितना था? प्राइमरी डेफिसिट क्या आपको दिखा रहा है कि हमें उधार 64 रुपए इस साल लेना था, लेकिन पहले इतना ब्याज देना था जिसकी वजह से हमें 100 रुपया देना। तो जब ये भी मनमोहन सिंह का ही देन है जी, आप उसको कम मत समझिए। मनमोहन सिंह जब आए तो प्राइमरी डेफिसिट निकाले, कहते हैं कि अरे भाई हमें लेना तो था 64 रुपया, लेकिन ये जो पहले का सरकार है, ये बीजेपी वाला या जो भी पार्टी लोग है, ये पहले से इतना उधार लेके रखा है कि हमें 36 रुपया देना पड़ रहा। इसका मतलब हर एक नई सरकार, अब मोदी जाएगा ना, नहीं मतलब नहीं जाएगा, 24 तक तो रहेगा ना, 24 के बाद जब मोदी चला जाएगा, कब तक रहेगा मोदी जी? देखो वसीम बोल रहा है, तुम जो है, अरे राजू तुम क्या, अरे बदल देंगे संविधान, जवानी मेंटेन रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, मोदी रहेगा कि चलिए, मेरा देखने का था कि कौन मोदी का फेवरेट है, वो थोड़ा मैंने देख लिया,
वैसे मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा तो अपना पार्टी है जो बनने वाला है, रामाकृष्णा पार्टी, जिसमें सभी का वोट हमको लेना है। मोदी के जाने के बाद अगर राहुल बाबा आ जाते हैं तो राहुल बाबा कहेंगे कि देखो ये मोदिया उधार लेके बैठा है पहले से 36 रुपये, और हमें जरूरत थी 64 रुपए की, लेकिन मोदी के वजह से हमें 100 रुपया लेना। इसका मतलब द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बोरोइंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट नीडेड इंडिकेटेड बाय प्राइमरी, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट नीडेड, जो वर्तमान सरकार को जो उधार की आवश्यकता है वह दिखाता है क्या? प्राथमिक घाटा। तो बजट का टर्म अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब कोई भी सरकार अगर बाजार में उधार लेती है तो उसको यह भी डाटा अपने साथ रखना है कि मुझे उधार लेने की आवश्यकता कितनी, तो जनता को बता सकती है देखो प्राथमिक घाटा मेरा 64 रुपये का है, मुझे सिर्फ 64 रुपये उधार चाहिए, लेकिन तुम लोगों का जो ब्याज देनदारी है 36 रुपये, जिसकी वजह से मुझे 100 रुपया उधार, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते जो 100 रुपये का फिजिकल डेफिसिट लिया जा रहा है, जो 36 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा। इससे क्लैरिटी आई चीजों में। गवर्नमेंट जो हर बार सरकार, देखो यहां पर क्या होता है, 5 साल इसका सरकार, 5 साल इसका सरकार, 5 साल इसका सरकार, 5 साल इसका। तो ये लोगों को क्या, अच्छा कांग्रेस के समय मान लो 60 साल कांग्रेस का सरकार, अच्छा चलो ना, कोई मेरे को कहने वाला है जैसे खर्चा करना है वैसे खर्चो और उसको मैनेज करो, चलो आगे बढ़ो, धोती साड़ी बांटो, जब तक चल रहा है चलने दो। जब बीजेपी आई या पार्टी बदलने लगी तो ये लोग क्या कर रहे थे, बीजेपी बना मान लो सबसे पहले किसका सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो वाजपेयी जी सोचे कि अब हम बूढ़ा हो ही गए, अब मेरे 5 साल के बाद पता नहीं 5 साल बाद हम आएंगे कि या नहीं आएंगे, चलो जैसे निकालना है निकाल दो। फिर कांग्रेस बन गया मान लो यूपीए, तो यूपीए क्या सोचता है, चलो जैसे चल रहा है चलने दो। बाद में तो ये देख रहे हैं गुजरात से एक आ रहा है छोटा आदमी, तो वो पता नहीं वो संभाल लेगा कमान, तो हमें क्या मतलब, इसका मतलब ये जो बर्डन था ये ध्यान नहीं दिया जा रहा था इसके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे हर बार जैसे 97-98 में आपका रिवेन्यू ईआरडी आया शायद, नहीं हाँ ईआरडी तो 2011-12 में आया, 97-98 से फिजिकल डेफिसिट लिखना अनिवार्य हो गया कि आपको आपकी सरकार को फिजिकल डेफिसिट कितना है वो बताइए। 91 में हम लोग हल्ला सुन रहे थे, लेकिन देखो इन निकम्मों को 7 साल तब भी लगा दिया बजट में शामिल करने, मतलब बजट में लिखने में। 97-98 में एफडी का कंसेप्ट आया आपके रिटर्न कंसेप्ट में, जहां आप लोगों को दिखने लगा। नहीं तो जो बजट बनाता होगा उसको तो सब चीज पता है कि हम क्यों उधार ले रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर कहाँ फालतू कर दिए हैं जिसकी वजह से हमें ये उधार लेना, उसको कुछ चीज ऐसा था कि पता नहीं था, लेकिन बस आप लोगों को दिख नहीं रहा था। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी है बजट का, क्लियर है। अब एक बात बताओ संदीप, अगर तुमको क्लियर है, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 0 तो व्हाट इट इंडिकेट्स, पीडी का मतलब 0 का मतलब मारूंगा थप्पड़, वो लड़का सही बोला विवेक। इफ पीडी इज इक्वल टू 0, यह अगर 0 हो गया, इसको 0 कर दो तो ये समीकरण क्या हो गया, ये अगर 0 तो एफडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। इफ पी, अरे मैथ है, इफ पीडी इज इक्वल टू 0 तो ये समीकरण क्या हो गया, एफडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जितना उधार लिया उतना ब्याज देने में कर दिया। अगर पीडी 64 है तो भी नुकसान है, इसमें पता क्या चल रहा है, तुम्हें 36 रुपया ब्याज में दे। अगर पीडी यहाँ 94 हो जाए इसका मतलब कि तुम ब्याज कितना दे रहे हो, तो पीडी तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है तो तुम कंफ्यूज मत करना, रिवेन्यू डेफिसिट 0 होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट कम होगा, इसका मतलब तुम जितना उधार लिए उतना
ब्याज देने में खर्च कर दिए। वो कैसा सरकार है जो जितना उधार ले रहा है वो ब्याज देने में दे रहा? अरे ये तो बहुत ब्लंडर। समझ में आ रही है बात? प्राइमरी डेफिसिट जीरो अगर है तो यह किसी स्टेट के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक, क्योंकि उधार तो हर कोई लेगा ना। और पीडी अगर जीरो है इसका मतलब लिया गया उधार ब्याज पर खर्च, द अमाउंट बोरोड पेड ऑन इंटरेस्ट। समझ रहे हो बात को? इससे उधार लिया, इससे इनसे उधार लिया और इसको ब्याज पेमेंट कर दिया। इस लड़की को पता चला कि तुमने इससे उधार लेकर उसको ब्याज पेमेंट कर दिया, ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। इसको लगेगा कि अब तुम इसका पैसा कहाँ से पे करोगे। अब फिर तुम पहुंच गए अविनाश से उधार लेने के लिए, तुमको वो देगा पैसा? इसका मतलब तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस खत्म। इसका मतलब पीडी जो है वह जीरो है तो यह तुम्हारे लिए नुकसान। तो एमसीक्यू में आपको फंसाएगा। इफ पीडी इज इक्वल टू जीरो, तुमको निहारिका नहीं समझ में आ रहा है? पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इफ पीडी इज इक्वल टू जीरो, तो यह जो समीकरण है इफ पीडी इज इक्वल टू जीरो, तो यह समीकरण बन जाएगा, अगर यह जीरो हो गया तो एफ डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो ब्याज देनदारी के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो 100 रुपये आपको ब्याज चुकाना पड़ रहा है। जो मैंने इनसे उदाहरण देके समझाया कि वह कौन सा ऐसा देश है, इंडिविजुअल को लेके देखो और देश को देखो, वह कौन सा ऐसा देश है जो उधार ले रहा है और ब्याज चुका रहा है। उधार, ये मुस्कान देखो कितनी बेवकूफ है, उधार ले रही है और ब्याज चुका रही है। इसको दोगे उधार कभी जिंदगी में? नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। तो वैसा दो देश को आप उधार दोगे? तो इफ पीडी इज इक्वल टू जीरो, तो यह वह देश सबसे अभी भयानक स्थिति में, पीडी ज्यादा होना चाहिए, रिवेन्यू डेफिसिट आपका जीरो। तो ये इसलिए बतलाया, अप्लाइड पार्ट है ये, इसलिए बतलाया क्योंकि आपको एमसीक्यू में फंसाएगा। ठीक है, तो आप सारा कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया। अब आपका देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। ये रिलेवेंट है, नहीं निकालते हैं अब। क्यों? क्योंकि अब चल पड़ा रिवेन्यू डेफिसिट और रिवेन्यू सरप्लस। रिलेवेंट है, रिवेन्यू डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। अगर कोई रिवेन्यू सरप्लस बनाता है तो इसको वह प्रोडक्टिव चीज़ों पे खर्च करे, ना कि वो फ्रीबीज बांटे। यह भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कंसेप्ट है कैपिटल डेफिसिट का और कैपिटल सरप्लस का। तो अगर कैपिटल डेफिसिट है इसका मतलब यहाँ पर है कैपिटल क्राइसिस, कैपिटल क्राइसिस, पूंजी की कमी। कैपिटल सरप्लस है इसका मतलब वह राष्ट्र, स्टेट क्या है? निकम्मा है, वह नालायक है। निकम्मा नहीं, वह नालायक है, उसको समझ में ही नहीं है कि क्या करना है। उधार ले लिया और बैठा हुआ। तुम बैंक से लोन ले लो और बैठे रहो, बताइए, बैंक से लोन ले लिया और बैठा है, ऐसा आदमी मिला है? ऐसा नजर में प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई देश ऐसा कर रहा है तो वह एकदम नालायक। उसके बाद आया कंसेप्ट किस चीज का? फिजिकल डेफिसिट का। क्यों आया? क्योंकि हम बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तो एक कंसेप्ट आया कि हमें उधार लेने की जरूरत क्या है, यह बतलाई जाए कि एक देश को उधार लेने की जरूरत। अब उधार ले लिया तो पीडी क्यों लाया? पीडी इसलिए लाया कि एक देश को यह भी जरूरी है कि कितना वह इंटरेस्ट देगा। इसीलिए हमें पीडी पता करने की भी जरूरत पड़ी कि ठीक है उधार ले लिया, यह भी पता करके रखो कि तुम्हें प्रीवियस बोरोइंग में कितना ब्याज देना पड़ा। इस तरह से बजट के अलग अलग ये कंसेप्ट आते हैं। हाँ बोल सकते हैं, पूंजी की कमी है आपके पास। कैश क्रंच नहीं बोलो, अच्छा नहीं है। कैपिटल क्राइसिस बोलो। कैश क्रंच तो अलग चीज हो गया।
लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, यह हो गई। तो पूंजी की कमी। अब कोई भी आपसे आप पूछे कि रिवेन्यू सरप्लस और रिवेन्यू डेफिसिट, नाउ यू कैन इजिली से गुड, रिवेन्यू सरप्लस इज गुड थिंग, but that should be spent on productive things. Revenue deficit is blunder, father of all deficit. Effective revenue deficit elaborately clears the concept of deficit, revenue deficit. ERD क्या करता है कि और ओपन होके आपको बतलाता है कि आपका जो एसेट, आपने जो ग्रांट, आपकी केंद्र सरकार ने जो ग्रांट राज्य सरकारों को दिया था, उसमें से कितना क्रिएशन ऑफ एसेट्स पे खर्च हुआ है। तो ERD रिड्यूसेस RD, यू कैन से ERD क्या करता है, RD को कम करता है। ERD RD को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद आ गए कैपिटल डेफिसिट में, दैट अ स्टेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन कंसर्न ऑफ कैपिटल डेफिसिट रियली फेसिंग कैपिटल क्रंच। जिस राज्य या केंद्र सरकार को CD का प्रॉब्लम है, उसको वास्तविक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसको कोई उधार देने वाला, और कैपिटल सरप्लस तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप लोन लेकर बैठ नहीं सकते, उसी तरह कोई भी राष्ट्र, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कैपिटल सरप्लस, जूतों का माला पहनाया जाएगा अगर कोई कह देगा कि मेरे पास कैपिटल सरप्लस, तो यह प्रैक्टिकल है ही नहीं। फिस्कल बैलेंस का ये वर्ड नहीं है, समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो अब बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस, तो भाई पहले ये टर्म जब क्लियर नहीं था तो आपको बजट सरप्लस दिखा दिया जाता था और उसमें रिसिप्ट में बोरोइंग का इस्तेमाल कर लिया जाता। अब बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस निकालना बहुत जरूरी नहीं रह गया, आपको बोरोइंग बताना जरूरी रह गया, जिसके लिए एक नया टर्म फिस्कल डेफिसिट हम लोग यूज। फिर बोरोइंग तो हमें जरूरत है 64 रुपए की, लेकिन 36 रुपए उधार दे रहे हैं, तो यह भी क्लियर करने की जरूरत है कि पिछली सरकार या पहले से जो सरकार है उसके कारण आज का ब्याज देनदारी, इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या, यह सब अगर बजट का पार्ट होगा तो आपका बजट क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। एक साधारण आदमी इसको एनालिसिस करके कह सकता है कि माय गवर्नमेंट इज वर्किंग गुड। बजट होता किस लिए है, आय और व्यय का ब्यौरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिटेल, ताकि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपके देश का, आपका देश कैसे खर्च कर रहा है, एक साधारण सा आदमी भी अब इतने कंसेप्ट के बाद समझ। तो आप पूछोगे ना तुम, मोदी गवर्नमेंट जब चला जाएगा और या बजट अभी प्रस्तुत होगा तो उसमें दिखेगा प्राइमरी डेफिसिट परसेंटेज में ही रहेगा, सपोज कहो 98%, इट इज़ ए गुड थिंग। तो आप मोदी गवर्नमेंट को गाली दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इसका मतलब इसने उधार कम से कम लेने का कोशिश किया है। अब अगर रहेगा प्राइमरी डेफिसिट 36, प्राइमरी डेफिसिट 45, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा उधार ले रहा है, ब्याज इसका बहुत ज़्यादा, पहले से सरकार ब्याज बहुत ज़्यादा इसके मत्थे चढ़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट है। चलिए आगे, ये खत्म हो गया आपका पब्लिक फाइनेंस। अब आप, हाँ बोलो राज। वैसे राज्य जो अपने बजट में उधार को आय में शामिल करते हैं, तो उनका वास्तविक बजट सरप्लस तो हो ही नहीं सकता। उधार को आय में शामिल करते हैं, यही तो हो रहा था ना, जो मैं बता रहा हूं कि कैपिटल रिसिप्ट आपके पास एक ऐसा टर्म है जिसमें आप उधार ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि प्लस माइनस करके दिखा दे रहे हैं सरप्लस, लेकिन लिया गया है वो क्या, उधार, और कंसेप्ट वाइज वो आपके रिसिप्ट का पार्ट है, इसलिए वो तो दिखेगा सरप्लस। वास्तविक में कैसे है, वास्तविक में तो उधार है, लेकिन आपको फूल बनाया जा रहा है ना, मूर्ख बनाया जा रहा है। वास्तविक में वो आपका सरप्लस का हिस्सा हो ही नहीं सकता उधार, और आप अब चूंकि वो रिसिप्ट का पार्ट है तो आप उधार लेके उसको रिसिप्ट में जोड़ के अपना बजट सरप्लस दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलो, बहुत साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ, और बड़ा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इस लेक्चर को 2 बार 4 बार सुन लीजिए, एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पक्का है। पूरा बजट का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो यू विल बिकेम ए रैशनल सिटीजन। कल को जब आप बजट पढ़ेंगे, आपको इसी कंसेप्ट के आधार पर टोटल डेप्ट कितना है देश का, टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना है देश का, तो ये सब MCQ का हिस्सा है। पूछता है टोटल डेप्ट कितना है,
टोटल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो ये सब आप तभी समझ पाएंगे जब ये आपका क्लियर होगा। इसको 2 बार सुनिए, नोट शेयर कर दूंगा कल, इसको पढ़िएगा। आगे फिर हम लोग इंटरनेशनल BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। राहुल जी आ गए हैं, आप लोग क्लास कीजिए।